हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर से हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की दुनिया का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट बट वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का स्टार्ट लेंगे, जिसका टाइटल है IFRS 15, दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स। आज के इस लेक्चर में हम IFRS 15 की इंपॉर्टेंस और IFRS 15 का एक ब्रीफ ओवरव्यू डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर मैं IFRS 15 की इंपॉर्टेंस या रेलेवेंस की बात करूं, देखें एज अ इन्वेस्टर या फिर एज अ शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी, या फिर यूं समझे कि अगर आपके पास मैं या कोई भी पर्सन कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेकर आता है, कोई प्रपोजल लेकर आता है कि आप कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करो, तो एज अ पोटेंशियल इन्वेस्टर या एज अ पोटेंशियल स्टेक होल्डर हमारा सबसे पहला सवाल ये होगा कि हमारा फायदा क्या है। यानी किसी भी बिजनेस में या किसी भी कंपनी के शेयर्स बाय करते वक्त आपके जहन में सबसे पहले अपने फायदे की बात आएगी कि हमारा इस बिजनेस में, इस कंपनी में इन्वेस्ट करने से फायदा क्या होगा। यानी कि जो भी इन्वेस्टर्स हैं, चाहे कंपनी के करंट इन्वेस्टर्स हो, कंपनी के करंट शेयर होल्डर्स हो, या किसी बिजनेस के पोटेंशियल या आने वाले वक्तों के इन्वेस्टर्स हो, हर बंदा ही कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे काफी ज्यादा ध्यान दे रहा होता है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को काफी ज्यादा अहमियत दे रहा होता है। तो रेवेन्यू का जो ये स्टैंडर्ड है, दैट इज IFRS 15 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स, ये आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के सबसे इंपॉर्टेंट नंबर को टारगेट करता है, दैट इज रेवेन्यू। देखें, वैसे तो एज अ इन्वेस्टर या वैसे तो एज अ स्टेक होल्डर आप ये कहेंगे कि सर हम तो कंपनी का प्रॉफिट देख रहे होते हैं, लेकिन अगर आप कंपनी के इनकम स्टेटमेंट पे गौर करें ना, तो प्रॉफिट का नंबर या लॉस का नंबर किसी स्टैंडर्ड के तहत या किसी फॉर्मूला के तहत कैलकुलेट नहीं किया जा रहा होता, बल्कि प्रॉफिट और लॉस का नंबर एक बैलेंसिंग नंबर के तौर पे आपके इनकम स्टेटमेंट में कैलकुलेट किया जा रहा होता है। आपके इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले रेवेन्यू का नंबर आ रहा होता है, फिर जनरली रेवेन्यू के बाद आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ रहा होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट से फिर बाकी सारे एक्सपेंसेस और अदर इनकम वगैरह एडलेस करके हमारे पास प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर का नंबर कैलकुलेट किया जाता है। यानी कि अगर आप एक कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सबसे ज्यादा अहमियत अगर प्रॉफिट के नंबर को देते हो, तो प्रॉफिट का नंबर अल्टीमेटली ड्राइव कहां से हो रहा है? सर, प्रॉफिट का नंबर अल्टीमेटली ड्राइव हो रहा है एक कंपनी के रेवेन्यू और एक्सपेंसेस से, और कंपनी का जितना ज्यादा रेवेन्यू होगा, कंपनी जितना अच्छा अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करेगी, अकॉर्डिंगली उतना ही अच्छा प्रॉफिट, उतना ही अच्छा कंपनी अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को फोरकास्ट कर मतलब प्रेजेंट कर रही होगी। तो IFRS 15 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर का स्टैंडर्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इन्वेस्टर, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ स्टेक होल्डर। और अगर एक कंपनी किसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी या किसी बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए स्टार्ट हुई है, तो ऑब्वियसली उस बिजनेस से जनरेट होने वाली इनकम, उस बिजनेस से जनरेट होने वाला रेवेन्यू, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कि इसको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में किस तरह से रिकॉर्ड या किस तरह से अकाउंट फॉर किया जा रहा होगा। अब IFRS 15 का जो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ये कोई बहुत ज्यादा पुराना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है। ये 2014 में एस्टेब्लिश किया गया था और फिर कुछ सब्सिक्वेंट ईयर्स में इसकी इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट हुई थी। 2014 से पहले रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने के लिए हमारे पास मल्टीपल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हुआ करते थे। हमारे पास एक IAS 18 का स्टैंडर्ड हुआ करता था, हमारे पास IAS 11 का स्टैंडर्ड हुआ करता था, कुछ 2-4 IFRICs और 2-4 SICs हुआ करते थे, और मल्टीपल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में मिला जुलाकर रेवेन्यू रिक्वायरमेंट्स को मल्टीपल जगहों पर रखा गया था। तो 2014 या उससे पहले ISB को रियलाइज हुआ कि रेवेन्यू का नंबर इतना इंपॉर्टेंट नंबर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के पर्सपेक्टिव से, इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से, तो इस नंबर को रिकॉग्नाइज करने के लिए मल्टीपल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का होना सही नहीं है, क्योंकि मल्टीपल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में डिफरेंट तरह की रिक्वायरमेंट्स स्प्रेड आउट हुई है, या फिर कुछ रिक्वायरमेंट्स में आपस में कॉन्फ्लिक्ट भी आ रहा है। तो फिर 2014 में फाइनली IFRS 15 का स्टैंडर्ड लॉन्च किया गया। अब आज की तारीख में जो भी रेवेन्यू, जैसा भी रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा, इसको रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास सिंगल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, दैट इज IFRS 15 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स। देखिए, अगर हम इस स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव देखें, तो IFRS 15 का ऑब्जेक्टिव कहता है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ IFRS 15 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर is to establish the principle for reporting useful information to the users of the financial statements about the nature, amount, timing and uncertainty of revenue and cash flow arising from a contract with the customer। तो बेसिकली ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रेवेन्यू की नेचर, अमाउंट, टाइमिंग और अनसर्टेनिटी के हवाले से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, रेवेन्यू से अराइज होने वाले कैश फ्लो से पर्टेनिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होगा, और अकॉर्डिंगली आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वन ऑफ द की नंबर या वन ऑफ द इंपॉर्टेंट नंबर के तौर पर प्रेजेंट किया जा रहा होगा। एक और बात पे ध्यान दीजिएगा कि ये स्टैंडर्ड कैटर करता है रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स। रेवेन्यू का मतलब है कि कंपनी की वो इनकम या वो रिसीट्स जो कंपनी के बिजनेस एक्टिविटीज से आती है, जो कंपनी की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जनरेट होती है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपने मैन्युफैक्चर गुड्स को सेल करके, फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक ट्रेडिंग कंपनी है, तो ट्रेडिंग कंपनी अपनी इन्वेंट्री को सेल करके, फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक सर्विस प्रोवाइडर है, तो सर्विस प्रोवाइडर सर्विसेज को ऑफर करके जो रेवेन्यू, जो रिसीट्स, जो इनकम जनरेट करता है, इससे हम रेवेन्यू का नाम दे रहे होंगे, और ये IFRS 15 के अंदर अकाउंट फॉर किया जा रहा होगा।
अगर एक कंपनी अपने कोई नॉन करंट एसेट बेच देती है तो नॉन करंट एसेट की डिस्पोजल पे जो हमें गेन या लॉस आता है, इसे हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, इनकम स्टेटमेंट में एज अ रेवेन्यू नहीं बल्कि अदर इनकम या अदर एक्सपेंस में प्रेजेंट कर रहे होते हैं। अगर एक कंपनी किसी इन्वेस्टमेंट्स के अगेंस्ट कोई डिविडेंड इनकम कमा रही हो या किसी लैंडिंग के अगेंस्ट कोई इंटरेस्ट इनकम कमा रही हो तो उसे हम IFRS 9 के हिसाब से डिविडेंड और इंटरेस्ट के तौर पर रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। IFRS 15 के इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हम उस रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, हम उस इनफ्लोज की बात कर रहे हैं जो कंपनी के बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, जो कंपनी के बिजनेस एक्टिविटीज से, बिजनेस ऑपरेशनल एक्टिविटीज से जनरेट हो रहा होगा। और अगेन इसके टाइटल में लिखा है रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स, यानी कि यहां पे उन कॉन्ट्रैक्ट्स की रेवेन्यू की बात हो रही है जो कंपनी अपने कस्टमर्स के साथ करती है। प्रैक्टिकली स्पीकिंग एक बिजनेस में आप बहुत सारी ट्रांजैक्शंस, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे लोगों के साथ भी करते हो जो कि आपके स्टेक होल्डर्स तो हैं लेकिन आपके कस्टमर्स नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अपनी एक कंपनी अपने शेयर होल्डर के साथ ट्रांजेक्शन कर रही हो या एक कंपनी किसी रिलेटिव पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन कर रही हो, तो उन ट्रांजेक्शंस को हम यहाँ पे कैटर नहीं करेंगे। यहाँ पे हम स्पेसिफिकली उन कॉन्ट्रैक्ट से अराइज होने वाले रेवेन्यू की बात करेंगे जो कि कस्टमर के साथ एग्री हुआ, जो कि कस्टमर के साथ अंडरटेक किया गया है। अब अगर हम IFRS 15 के एक ब्रीफ ओवरव्यू या ओवरऑल समरी की डिस्कशन करें तो IFRS 15 रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने के लिए हमें एक प्रिंसिपल बेस्ड 5 स्टेप मॉडल प्रोवाइड करता है। IFRS 15 रेवेन्यू रिकॉग्निशन के हवाले से हमें एक प्रिंसिपल बेस्ड 5 स्टेप मॉडल प्रोवाइड करता है। इन 5 स्टेप्स को फॉलो करते हुए किसी भी बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट या किसी भी बिजनेस एक्टिविटी से जनरेट होने वाले रेवेन्यू को हम अकॉर्डिंगली रिकॉग्नाइज कर रहे होंगे। आज के इस लेक्चर में इन 5 स्टेप्स का हम एक ब्रीफ ओवरव्यू डिस्कस करेंगे और एक सिंपल से इलस्ट्रेशन कवर करेंगे, लेकिन आने वाले लेक्चर्स में इन एक एक स्टेप के ऊपर हम डिटेल डिस्कशन और मल्टीपल प्रैक्टिस क्वेश्चंस को कवर कर रहे होंगे। तो चलते हैं IFRS 15 के प्रिंसिपल बेस्ड 5 स्टेप रेवेन्यू मॉडल की तरफ। सबसे पहले स्टेप 1, आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर। सबसे पहले स्टेप 1 में कहता है आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर, यानी सबसे पहले आपने अपने कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट को आइडेंटिफाई करना है। अब देखें, कॉन्ट्रैक्ट का लफ्ज सुनते ही ज्यादातर लोगों के जहन में आता है कि ये कोई रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होगा, लेकिन IFRS 15 की नजर में कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है एक इन्फोर्सेबल एग्रीमेंट। स्टेप 1 की जब हम डिटेलिंग डिस्कस करेंगे तो हम कॉन्ट्रैक्ट के कुछ क्राइटेरियाज, कॉन्ट्रैक्ट के कुछ कंडीशंस, कॉन्ट्रैक्ट के कुछ प्रीरिक्विजिट्स कवर करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल इतना समझे कि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है एक इन्फोर्सेबल एग्रीमेंट। और जरूरी नहीं है कि ये कोई रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट ही हो। जिस मार्केट में आप ऑपरेट कर रहे हो, जिस लोकेशन में, जिस जुरिडिक्शन में आपका बिजनेस चल रहा है, वहां के जो भी लोकल नॉर्म्स है, वहां के जो भी लोकल रेगुलेशंस है, वहां की जो भी लोकल प्रैक्टिसेस है, डिपेंडिंग अपॉन द नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द मार्केट इन विच यू आर ऑपरेटिंग, दैट कॉन्ट्रैक्ट कैन बी आइदर अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट, दैट कॉन्ट्रैक्ट कैन बी आइदर अ वर्बल कॉन्ट्रैक्ट, दैट कॉन्ट्रैक्ट कैन बी आइदर अ एक्सप्रेस और इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो जब हम किसी लैंड या बिल्डिंग को सेल परचेस करते हैं तो लाजमी एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, या हम कोई रेंट एग्रीमेंट कर रहे हो तो लाजमी एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप किसी परचून वाले के पास जाके अपनी ग्रोसरी बाय करो तो वहां पे कोई रिटन कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट वर्बली ही एस्टैब्लिश हो रहा होता है। तो स्टेप 1 इज द आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर। इसके हवाले से बहुत सारी डिटेल्स हम आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि पार्टीज के दरमियान एक इन्फोर्सेबल एग्रीमेंट का होना, और डिपेंडिंग अपॉन द नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द मार्केट इन विच यू आर ऑपरेटिंग, डिपेंडिंग अपॉन द रूल्स एंड रेगुलेशन इन द जुरिडिक्शन इन विच यू आर ऑपरेटिंग, ये कॉन्ट्रैक्ट वर्बल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, रिटन कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। इसके बाद है स्टेप 2। स्टेप 2 कहता है आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट। आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट। IFRS 15 के इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कहा गया है गुड्स एंड सर्विसेज को। देखें, जनरली अगर हमारे पास एक 2 पार्टी कॉन्ट्रैक्ट हो तो 2 पार्टी कॉन्ट्रैक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को गुड्स एंड सर्विसेज दे रही होती है और दूसरी पार्टी पहली वाली पार्टी को कोई ना कोई कंसिडरेशन पे कर रहा होता है। जनरली अगर आपके पास सिंपल 2 पार्टी कॉन्ट्रैक्ट है तो 2 पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में एक पार्टी गुड्स एंड सर्विसेज दे रही होगी और दूसरी पार्टी कोई ना कोई कंसिडरेशन इस गुड्स एंड सर्विसेज के अगेंस्ट दे रही होगी। तो इस कॉन्ट्रैक्ट में जो पार्टी गुड्स एंड सर्विसेज दूसरी पार्टी को दे रही है, इन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज को IFRS 15 में परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का नाम दिया गया है। तो स्टेप 2 में कहता है कि आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट, कि आप अपने कॉन्ट्रैक्ट में अपने कस्टमर्स को क्या क्या गुड्स एंड सर्विसेज यानी कि क्या क्या परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन देने लगे हो या देने वाले हो। इसकी डिटेलिंग में कहता है कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज अ प्रॉमिस इन अ कॉन्ट्रैक्ट टू ट्रांसफर टू अ कस्टमर गुड और सर्विस दैट आर डिस्टिंक्ट। प्रॉमिस इन अ कॉन्ट्रैक्ट टू ट्रांसफर टू अ कस्टमर गुड और सर्विस दैट आर डिस्टिंक्ट। हम जब स्टेप 2 की डिटेलिंग में जाएंगे, अब जब स्टेप 2 को डिटेल में कवर करेंगे तो डिस्टिंक्ट के लफ्ज को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि डिस्टिंक्ट का क्या मतलब है। बेसिकली IFRS 15 ने कहा है कि हर गुड्स एंड सर्विस,
हर गुड्स एंड सर्विस जो कि डिस्टिंग का क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, ऑब्वियसली डिस्टिंग का कोई क्राइटेरिया, डिस्टिंग की कोई कंडीशन है, तो हर वो गुड्स एंड सर्विस जो कि डिस्टिंग का क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे, हर डिस्टिंग गुड्स एंड सर्विस को हम एक सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के तौर पे देख रहे होंगे। फॉर द टाइम बीइंग डिस्टिंग को आप यूं समझे कि इट्स डिफरेंट, डिस्टिंग का मतलब है डिफरेंट, हर डिफरेंट गुड्स एंड सर्विस एक कॉन्ट्रैक्ट में एक सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कंसीडर किया जाएगा। इसके बाद हमारे पास स्टेप 3 दैट इज डिटरमाइन द ट्रांजिशन प्राइस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास एक टू पार्टी कॉन्ट्रैक्ट है तो एक पार्टी दूसरी पार्टी को गुड्स एंड सर्विसेज दे रही होगी और दूसरी पार्टी पहली वाली पार्टी को गुड्स एंड सर्विसेज के अगेंस्ट कोई ना कोई कंसिडरेशन दे रही होगी। इसी कंसिडरेशन को हम IFRS 15 में ट्रांजिशन प्राइस के नाम से पुकार रहे होंगे। तो सबसे पहले हमने कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट को आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज को आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट की कंसिडरेशन यानी कि कॉन्ट्रैक्ट की ट्रांजिशन प्राइस को डिटरमाइन करना है। इसके बाद स्टेप 4 दैट इज अलोकेट द ट्रांजिशन प्राइस टू ईच परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव स्टैंडअलोन सेलिंग प्राइस ऑफ ईच परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। यानी कि स्टेप 3 में जो आपने ट्रांजिशन प्राइस डिटरमाइन की, स्टेप 2 में जो आपने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आइडेंटिफाई की, इस ट्रांजिशन प्राइस को कॉन्ट्रैक्ट की सारी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के दरमियान अलोकेट किया जा रहा होगा। स्टेप 3 की ट्रांजिशन प्राइस को स्टेप 2 की नंबर ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के दरमियान अलोकेट या अपोर्शन किया जा रहा होगा। और अपोर्शनमेंट की एलोकेशन की बेसिस क्या होगी? सर हर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, सर हर डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज की स्टैंडअलोन सेलिंग प्राइस की बेसिस पे हम ट्रांजिशन प्राइस को अकॉर्डिंगली अपोर्शन या अलोकेट कर रहे होंगे। तो सबसे पहले आपने कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई किया, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन यानी कि डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज को आइडेंटिफाई किया, उसके बाद आपने कॉन्ट्रैक्ट की ट्रांजिशन प्राइस डिटरमाइन की, उसके बाद आपने कॉन्ट्रैक्ट की ट्रांजिशन प्राइस को परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस पे अलोकेट किया उनकी स्टैंडअलोन सेलिंग प्राइस, उनकी स्टैंडअलोन मार्केट प्राइस के रेशियो की बेसिस में। और फिर फाइनली हमारे पास लास्ट स्टेप आता है दैट इज स्टेप 5 रिकॉग्नाइज रेवेन्यू एज एंड व्हेन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड। रिकॉग्नाइज रेवेन्यू एज एंड व्हेन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस आर सेटिस्फाइड, यानी कि जैसे जैसे हमारे कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होती जाएगी, यानी कि जैसे जैसे आप अपने कस्टमर को गुड्स एंड सर्विसेज देते जाओगे वैसे वैसे आप हर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के अगेंस्ट अकॉर्डिंगली रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर रहे होंगे। अब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की सेटिस्फेक्शन यानी कि कस्टमर को गुड्स एंड सर्विसेज का देना डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियो, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या तो एट अ पॉइंट इन टाइम ट्रांसफर हो रहा होगा या फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ट्रांसफर हो रहा होगा। यानी कि कुछ गुड्स एंड सर्विसेज आपके पास ऐसे होंगे जिनका कंट्रोल आप कस्टमर को एट अ पॉइंट ऑफ टाइम ट्रांसफर कर दोगे, यानी कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम सेटिस्फाई कर दोगे। इस केस में रेवेन्यू भी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम रिकॉर्ड हो जाएगा। लेकिन कुछ गुड्स एंड सर्विसेज का नेचर इस तरह का होगा जो कि कस्टमर को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम प्रोवाइड की जाएगी, यानी कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कस्टमर को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सेटिस्फाई की जाएगी। इन केसेस में रेवेन्यू भी हमारा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिकॉग्नाइज किया जा रहा होगा। तो ये हमारे पास IFRS 15 में रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने के लिए एक प्रिंसिपल बेस्ड 5 स्टेप मॉडल प्रोवाइड किया गया है। स्टेप 1 आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर, स्टेप 2 आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन दैट इज डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विस इन द कॉन्ट्रैक्ट, स्टेप 3 डिटरमाइन द ट्रांजिशन प्राइस, स्टेप 4 allocate transition price to each performance obligation on the basis of standalone selling price of each performance obligation, and step 5 recognize revenue as each performance obligation is satisfied either at a point of time or over the period of time। अब इन 5 स्टेप्स का हमने सिर्फ एक ब्रीफ ओवरव्यू डिस्कस किया है। आने वाले मल्टीपल लेक्चर्स के अंदर हम एक एक स्टेप को डिटेल में कवर करेंगे। इन एक एक स्टेप में क्या मोडालिटीज, क्या कंडीशंस, क्या परक्विजिट्स हैं, इन सारी चीजों को हम आने वाले वक्तों में डिटेल में कवर कर रहे होंगे। फॉर द टाइम बीइंग हमने इस प्रिंसिपल बेस्ड 5 स्टेप मॉडल का एक ब्रीफ ओवरव्यू डिस्कस किया है। इससे पर्टेनिंग एक सिंपल सी इलस्ट्रेशन देखते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक एक स्टेप को 1 बाय 1 डिटेल में कवर कर रहे होंगे। हमारे पास एक सिंपल सी इलस्ट्रेशन आ रही है IFRS 15 के 5 स्टेप रेवेन्यू रिकॉग्निशन के मॉडल के हवाले से। कहता है on 1st December 2001 Wade receives an order from a customer for computer as well as 12 months of technical support. Wade delivered the computer and transferred its legal title to the customer on the same day. 1st December 2001 पे एक पर्सन या एक कंपनी हमारे पास वेड के नाम से, जिसने अपने एक कस्टमर से एक ऑर्डर रिसीव किया। ऑर्डर में हमें कस्टमर को एक कंप्यूटर प्रोवाइड करना है और 12 महीनों तक टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। कंप्यूटर और उसका जो लीगल टाइटल है वो कस्टमर्स को डे 1 पे यानी कि 1st December 2001 पे ही ट्रांसफर कर देंगे। आगे कहता है द कस्टमर पेड 420 अपफ्रंट, इफ सोल्ड इंडिविजुअली द सेलिंग प्राइस ऑफ द कंप्यूटर इज 300 एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द टेक्निकल सपोर्ट इज 120। कहता है हमने जो कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जिसमें हम कस्टमर को एक कंप्यूटर और 12 महीनों तक टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं,
इस कॉन्ट्रैक्ट के नतीजे में कस्टमर ने हमें 420 करेंसी यूनिट्स अपफ्रंट पे कर दिए। अगर हम ये कंप्यूटर और टेक्निकल सर्विसेज को सेपरेटली सेल कर रहे होते तो सेपरेटली कंप्यूटर के अगेंस्ट हम 300 करेंसी यूनिट्स चार्ज कर रहे होते और टेक्निकल सपोर्ट के अगेंस्ट हम 120 करेंसी यूनिट्स चार्ज कर रहे होते। रिक्वायरमेंट में कहता है अप्लाई द 5 स्टेजेस ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन as per IFRS 15 to determine how much revenue Wade should recognize in the year ended 31 दिसंबर 2001। कहता है IFRS 15 का प्रिंसिपल बेस्ड 5 स्टेप मॉडल अप्लाई करते हुए हमें यह डिटरमाइन करना है कि 31 दिसंबर 2001 तक हमने कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है। अब देखिए सिंपल से सिनेरियो में हम अपने रेवेन्यू रिकॉग्निशन के 5 स्टेप्स को अप्लाई करेंगे। स्टेप 1, आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर। अगर आप इलस्ट्रेशन की पहली लाइन ही देखें तो कहता है वेड रिसीव्स एन ऑर्डर फ्रॉम अ कस्टमर, वेड रिसीव्स एन ऑर्डर फ्रॉम अ कस्टमर। तो कस्टमर से ऑर्डर का मिलना इज अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ कस्टमर। तो स्टेप 1 तो फुलफिल हो गया, दैट इज आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर। स्टेप 2, आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या था? सर हमारे कॉन्ट्रैक्ट में जितने गुड्स एंड सर्विस डिस्टिंक्ट है, हमारे कॉन्ट्रैक्ट में कस्टमर के लिए जितने गुड्स एंड सर्विसेज डिस्टिंक्ट है, हर डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विस को हम एक सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के तौर पे आइडेंटिफाई कर रहे होंगे। अगर इस कॉन्ट्रैक्ट में देखें तो फेस पे ही हमें नजर आ रहा है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। नंबर 1 कंप्यूटर एंड नंबर 2 12 मंथ ऑफ टेक्निकल सपोर्ट, 12 मंथ ऑफ टेक्निकल सर्विसेज। तो स्टेप 1 आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर, स्टेप 2 आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। तो 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मैंने आइडेंटिफाई की, नंबर 1 कंप्यूटर एंड नंबर 2 12 मंथ ऑफ टेक्निकल सपोर्ट। इसके बाद स्टेप 3 डिटरमाइन द ट्रांजिशन प्राइस। सर इस कॉन्ट्रैक्ट में कस्टमर ने हमें अपफ्रंट कितना पे किया है? 420। तो 420 इज द ट्रांजिशन प्राइस, 420 इज द ट्रांजिशन प्राइस। स्टेप 4 allocate transition price to each performance obligation on the basis of standalone selling price of each performance obligation। हमारे कॉन्ट्रैक्ट में 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, कंप्यूटर और 12 मंथ ऑफ टेक्निकल सपोर्ट। हमारे कॉन्ट्रैक्ट की ट्रांजिशन प्राइस है 420। हमने इस 420 की ट्रांजिशन प्राइस को इन दोनों परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में अलोकेट कर देना है उनके स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस के रेशियो में, उनकी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस की बेसिस पे। किस तरीके से? सर अगर मैं कंप्यूटर की अलोकेटेड ट्रांजिशन प्राइस कैलकुलेट करूं तो 420 कॉन्ट्रैक्ट की ट्रांजिशन प्राइस मल्टीप्लाई बाय 300 कंप्यूटर की स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय 300 प्लस 120 दैट इज कंप्यूटर और टेक्निकल सपोर्ट की स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस। तो ये हमारे पास आ जाएगा 300। इसी तरीके से अगर टेक्निकल सपोर्ट की एलोकेटेड ट्रांजिशन प्राइस कैलकुलेट करें तो 420 कॉन्ट्रैक्टेड ट्रांजिशन प्राइस मल्टीप्लाई बाय 120 टेक्निकल सपोर्ट की स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय 300 प्लस 120 यानी कि कंप्यूटर और टेक्निकल सपोर्ट की स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस। तो ये आ जाएगा हमारे पास 120। तो ये हमने 420 की ट्रांजिशन प्राइस को कंप्यूटर और टेक्निकल सपोर्ट की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में एलोकेट कर दिया, 300 और 120 एलोकेट हो गया। और फिर फाइनली हमारे पास लास्ट स्टेप है दैट इज recognize revenue as or when performance obligation are satisfied। जैसे जैसे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होती जाएगी वैसे वैसे आपने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है। अब अगर आप इस कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का थोड़ा नेचर समझें तो कंप्यूटर का लीगल टाइटल हम डे 1 पे ट्रांसफर कर देंगे 1 दिसंबर पे, यानी कि कंप्यूटर से पर्टेनिंग जो 300 की एलोकेटेड ट्रांजिशन प्राइस है ये 300 का रेवेन्यू हमारा डे 1 पे 1 जनवरी 2001 पे रिकॉग्नाइज हो जाएगा। तो कंप्यूटर इस सिनेरियो में एक ऐसी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है जो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम सेटिस्फाई हो रही है। चूंकि ये एट अ पॉइंट ऑफ टाइम सेटिस्फाई हो रही है तो इसका रेवेन्यू भी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम रिकॉग्नाइज किया जाएगा। लेकिन टेक्निकल सपोर्ट एक ऐसी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है जो हमें ओवर द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स कस्टमर को प्रोवाइड करनी है। अगले 12 महीनों तक हमने कस्टमर को टेक्निकल सपोर्ट का वादा किया है, यानी कि टेक्निकल सपोर्ट का रेवेन्यू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ 12 मंथ रिकॉग्नाइज करना चाहिए, होना चाहिए। अगर हमें सवाल में यह कहा गया है, अगर हमें सिनेरियो में यह कहा गया है कि हमें ईयर एंड 31 दिसंबर 2001 तक का रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है तो 1 दिसंबर पे आप कंप्यूटर की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई करोगे, यानी कि 1 दिसंबर पे आप 300 का रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लोगे। और एक महीने बाद जब ईयर एंड आएगा 31 दिसंबर 2001 आएगा तो 12 महीनों में से हम 1 महीनों की टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड कर चुके होंगे, यानी कि 120 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 12 हम 10 का टेक्निकल सपोर्ट के अगेंस्ट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर रहे होंगे। तो अल्टीमेटली ईयर एंड 31 दिसंबर 2001 तक हम 310 करेंसी यूनिट्स का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर चुके होंगे। बाकी जो 11 महीनों की टेक्निकल सपोर्ट के अगेंस्ट रेवेन्यू है वो आने वाले साल में रिकॉर्ड किया जा रहा होगा। तो आज के इस लेक्चर में हमने सिर्फ IFRS 15 दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर का एक ब्रीफ ओवरव्यू डिस्कस किया, इसके इंपॉर्टेंस, इसके ऑब्जेक्टिव के ऊपर बात की। और IFRS 15 जो हमें रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने के हवाले से एक प्रिंसिपल बेस्ड 5 स्टेप मॉडल प्रोवाइड करता है, इन 5 स्टेप मॉडल का भी एक ब्रीफ ओवरव्यू डिस्कस किया है। एक एक स्टेप को हमने डिटेल में आने वाले वक्तों में कवर करना है
और इन 5 स्टेप मॉडल के हवाले से हमने एक सिंपल सी इलस्ट्रेशन कवर की है। आई होप ये सारी बातें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूं। आज की इस गुफ्तगू को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।